एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल, मतलब जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं वो अपनी यात्रा पूरी करके अपने हेवन यानी डेस्टिनेशन में, अपने अबोर्ड में, अपने घर पर वापस आ रही हैं और उन्हें एक रूफ के रूप में, हिल के रूप में एक रूफ मिल रही है, एक प्रोटेक्टेड एरिया मिल रहा है। यानी सभी अंततः बाहर जाकर, दूर जाकर के वापस आ जाते हैं और अपने घर वापस लौट आते हैं, अपने प्रोटेक्टेड एरिया में रहते हैं। पर जो मुझसे बिछड़ गया है वो कभी वापस नहीं आएगा और मेरे लिए वो रूफ ख़त्म हो गई। मेरे लिए अब किसी भी प्रकार का, मेरी शील्ड कोई भी नहीं है, मेरे लिए अब कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है इस दुनिया में। मुझे कोई बचाने वाला या मेरी सुध लेने वाला कोई नहीं बचा है। इसी बात को वे समझा रहे हैं दैट द शिप्स आर रिटर्निंग बैक टू देयर डेस्टिनेशन, दे हैव द प्रोटेक्टिव रूफ ऑफ द स्ट्रॉन्ग हिल्स। जैसे कि यहाँ पे हिल्स बने हुए हमें चित्र में दिख रहा है और वहाँ पर अपने डेस्टिनेशन पर शिप्स आकर के लग जा रही हैं जब वो अपनी यात्रा पूरी कर ले रही हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी द पोएट हैज़ लॉस्ट द रूफ और कंपेनियनशिप ऑफ हिज फ्रेंड, देयर इज़ नो वन टू शील्ड हिम। इसीलिए यहाँ पर हिल का एग्जाम्पल या इमेजरी दी हुई है टू शो द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंपेनियनशिप, कि हाउ इट मेक्स अस फील प्रोटेक्टेड लाइक a strong hill. But oh for the touch of a vanished hand. But oh, I wish कि मुझे वो टच मिल जाता। कौन सा टच मिल जाता? उस vanished hand का। vanish मतलब गायब होना। उस हाथ का टच मुझे फिर से काश कि मिल पाता, जो कि हाथ का टच, स्पर्श अब गायब हो चुका है। किसका स्पर्श है ये? उनके फ्रेंड का स्पर्श है। जब दोनों हाथ मिलाते होंगे, साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते होंगे, तो उस स्पर्श को वो याद कर रहे हैं। एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल, और उस आवाज़ की ध्वनि काश मैं फिर से सुन पाता, दैट इज स्टिल यानी चुप हो गई, जो आवाज़ अब चुप हो गई है हमेशा के लिए। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यहाँ पर फिर से एनाफोरा का एग्जाम्पल है। एट द फुट ऑफ दाई क्रैग्स ओ सी, अब जैसा कि पिक्चर में हमें दिख रहा है, जो चट्टान के टुकड़े हैं छोटे बड़े, इन्हीं को हम क्रैग्स कहते हैं। क्रैग्स इन्हीं चट्टानों को कहते हैं। तो पोएट फिर से उसी बात को रिपीट करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये जो वेव्स हैं, सी वेव्स हैं, वो फिर से उसी तरीके से चट्टानों से बार बार टकराएं और टूटती रहें, जैसे मेरे हृदय के कई टुकड़े हो चुके हैं। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड, और टेंडर का मतलब स्नेहपूर्ण या काइंड और लविंग, ग्रेस मतलब प्यार, पर ये जो एक स्नेहपूर्ण प्यार मुझे मिल रहा था ऑफ अ डे, यहाँ डे से तात्पर्य उन दिनों से है जब पोएट के फ्रेंड जीवित थे। उन दिनों में जो मुझे एक ग्रेसफुल, काइंड और लविंग प्यार मिला था, दैट इज़ डेड, वो अब क्या है? डेड हो चुका है, बिल्कुल समाप्त हो चुका है। विल नेवर कम बैक टू मी, और वो मुझे फिर से कभी नहीं मिल पाएगा। So this is how he concludes his poem and consoles himself that his friend will never come back to him and maybe walks away from the sight or maybe sits there for a while. So he wants the sea to constantly strike against the lower part of the stony shore, and he becomes more sorrowful because his virtuous friend with whom he was enjoying life is no more. Additionally, since the dead person never returns to life, this bitter truth increases his distress. अब कुछ important question इस पोएम से बनते हैं, जैसे फर्स्ट कि हु इज़ द सेंट्रल फिगर ऑफ दिस पोएम। तो अर्थर हेनरी हैलम इस पोएम के सेंट्रल फिगर हैं जिन पर ये पोएम लिखी गई है। इसके अलावा क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस इसमें यूज़ हुई हैं, जैसे कि फर्स्ट हमने ब्रेक 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 लाइन में देखा कि एनाफोरा यूज़ हुआ है। दूसरा, इसमें काफ़ी बार जक्सटापोजिशन भी यूज़ हुआ है, यानी दो विपरीत चीज़ों को एक साथ रखा गया है। जैसे पोएट की डीप रूटेड सॉरोफुल थॉट्स हैं और उसी के साथ रखा गया है कि बच्चे शाउट करते हुए खेल रहे हैं, जो मछुआरों के बच्चे हैं। एक तरफ उसका दुख दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है कि जो सेलर्स लैड है वो गाना गा रहा है। तो ये है जक्सटापोजिशन, जो कंट्रेरी थिंग्स हैं उनको एक साथ रखा गया है। पोएम को 4 लाइंस के स्टैंजाज में यानी क्वार्टरेंस में लिखा गया है और इसमें कोई एक स्ट्रिक्ट राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया गया है। इवन दो राइम स्कीम है पर कोई स्ट्रिक्ट राइम स्कीम फॉलो नहीं हुई है। तो ये था एक ओवरऑल एनालिसिस ऑफ द पोएम। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।